पढ़ाता था, जेसीएस को पढ़ाता था, ऑफिसर को पढ़ाता था। तो मेरे अंदर एक ईगो थी कि यार मैं और बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, ये एक हवलदार मेरी क्या क्लास ले लेगा, ये आते हैं ये क्या क्लास ले लेंगे इसके अंदर। दूसरा, फिर जब मैं मीटिंगों में गया तो मुझे कई लोग मिले जो बड़ी बड़ी फेंकते थे। लगता है ना कि लोग फेंकते हैं, तो उन फेंकने वाले लोगों के ऊपर मैंने देखा कि ये यहीं पे आके टाइट ही लगाते हैं और इधर ही फेंक फूंक के चले जाते हैं। अपना काम ठीक ठाक चल रहा है। क्यों? मैं फौज में अच्छे रैंक पे था, मेरे पिताजी फौज से सुबह रिटायर्ड है, हम 4 भाई हैं, चारों के चारों गवर्नमेंट जॉब में हैं। खेत में 2 ट्यूबवेल है, 4 एकड़ जमीन है, खाने का अनाज हो जाता है, तो लाइफ में कोई टेंशन थी नहीं। तो फिर क्यों खाम खाई घर घर जाके बताना, इधर उधर जाना, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। पता नहीं कौन कौन आए मेरे रास्ते में जो मुझे इस सिस्टम में उतार ले। सबसे ज्यादा जो मैं जानता हूं वो किरणपाल सर और पवन शर्मा जी। अगेन एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने पीछा ही नहीं छोड़ा। मानता हूं हर आदमी गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु। हमारे भी गुरु पवन सर, मतलब किरणपाल जी के बाद में प्रमोद गुलाटी जी, जर्नैल जी। वो मीटिंगें देखने का मौका मिला, मोटिवेशन उनके अंदर था, वो देखा समझा, हाँ चलो थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे तो हम भी कर लेंगे। एक्चुअल ग्राउंड पे वर्किंग इन 2 लोगों के साथ मैंने की है, और इन 2 लोगों ने, इनके साथ मैंने नहीं की, मेरे साथ इन्होंने की है। मैं तो जब ये आते थे तो ये मैनेज करने में रहता था कि यार ये आगे है, यहाँ पे 4, 5, 10 लोग आएंगे, और अगर इस बात का किसी आईएनटी वाले को पता चल जाएगा तो वो और आ जाएगा घर में कौन से कंपनी वाले बुला रखे हैं। मैं तो इसी बात को थोड़ा सा मैनेज करता था। वो सारी चीजें देखी, देखने के बावजूद आज इस बिजनेस के टेक्निकल मुकाम पे पहुंचे। ट्रॉफी वाला क्लियर कर देता हूँ, किरणपाल जी बोले कि ये ट्रॉफी थोड़ी बड़ी है, मेरी थोड़ी छोटी है। कई लोग नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। मैं आपको बता दूं, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद कितने लेवल होते हैं। आज मुझे पहली बार ये ट्रॉफी स्टेज से मिली है, इसके बीच में कोई ट्रॉफी मेरे को नहीं मिली, रॉयल्टी की ट्रॉफी भी नहीं मिली, और उस रॉयल्टी की ट्रॉफी में मैं गया ही नहीं था। क्यों? मैं अपने एक बंदे को लेके गुड़गांव मीटिंग में था, राकेश शर्मा जी का प्रोग्राम था उसमें, और वो सेलिब्रेशन हो रहा था कहीं अम्बाड़ा में था। अब देखो, इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है, मैं भी छोड़ सकता हूं, और मैं मेरे बिजनेस को छोड़ सकता हूं। अगर किसी को गलतफहमी हो कि मैं प्रमोद गुलाटी जी के बिजनेस को छोड़ दूंगा, मैं किरणपाल जी के बिजनेस को छोड़ दूंगा, मैं पवन जी के बिजनेस को छोड़ दूंगा, कभी नहीं छोड़ सकते हम अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपने बिजनेस को छोड़ सकते हैं। मैं बता दूं कि जिस सेलिब्रेशन, रॉयल्टी के सेलिब्रेशन में मेरी मिसिज गई थी, और उनको जो ट्रॉफी देने वाले व्यक्ति थे वो इस बिजनेस को छोड़ के चले गए। गुलाटी सर का छूट गया क्या? हमारा छूट गया क्या? वो बीच से चले गए। तो किसी को ये बहम हो कि भाई इस बिजनेस को करूं या ना करूं, छोड़ दूं या पकड़ूं, वो आपका है। अगर आप इसको पकड़ के लगातार चलते रहेंगे तो ये बिजनेस आपको ले आएगा, थोड़ा सा अप डाउन करेगा, क्योंकि ये हार्टबीट की तरह चलता है, थोड़ा अप डाउन करेगा। अगर डाउन जाते समय आप मजबूत हैं तो ऊपर अपने आप जाएगा, ऊपर जाते समय तो आप वैसे ही एक्साइटेड रहेंगे। जब बिजनेस किसी का भी ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट आती है, बंदा फूलता है कुप्पे की तरह। लेकिन जब नीचे जाता है उस टाइम पे आपने सिकुड़ना नहीं है, उस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। अगर ये आप कर पाए तो इस बिजनेस में बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर जाएंगे। अदरवाइज ये बिजनेस जो है 3 ही चीज का बिजनेस है, खरीदना है, खाना है, थोड़ा बहुत बेचना है और बताना है। अब देखते हैं इस बिजनेस की जो असली ताकत है वो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। इस महीने से इस बिजनेस को हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक इस बिजनेस में जो मेरी ग्रोथ हुई है वो सिर्फ हुई है जो मैं फौज में था और हाँ जी बोलता था। जब किरणपाल सर का फोन आया, हाँ यादव साहब ऐसे करना है, ठीक है सर, होगा नहीं होगा पता नहीं, मुझे पता है कि मैं इस बिजनेस को आज हाँ कर रहा हूँ सर, सितंबर में ये करना है, मुझे पता है 3 महीने के लिए राजस्थान के महाजन में पैक है, पर हाँ जी पक्की करेंगे। तो उनको भी लगता था शायद कुछ करेंगे, कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, ये चलता रहा अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन अप डाउन के बावजूद भी आज किस पे पहुंचे? टेक्निकल पे। और टेक्निकल कहने के लिए छोटा सा मुकाम है, जब हासिल करते हैं तो पता चलता है कि कितना जोर लगाना पड़ता है, पर लग जाता है, इतना बड़ा भी नहीं है। मतलब जिस दिन हम पहली बार मीटिंग में आए थे, बलवान दीक्षित जी का मीटिंग था शाहबाद में,
तो उस मीटिंग में हम पीछे ही बैठे थे और शुरू में जो नया बंदा आता है वो पीछे ही बैठता है, कोई आदमी पहले दिन आगे नहीं बैठा। हम भी पीछे ही बैठे थे, आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकते गए और अभी मेरे ख्याल पीछे की 2-4 चेयरों पे ही बचे हैं। भाई बड़े प्रोग्राम होते हैं तो अभी भी किसी को गलतफहमी हो कि मेरा नंबर आगे वाली चेयर पे आ जाएगा, अभी भी नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम स्टार रूपी और कोऑर्डिनेटर तो बनना पड़ेगा। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस को करने के लिए अपना जज्बा, अपना जुनून और अपना जज्बात काम करता है। बट अगर आप जिन लोगों ने इस बिजनेस में टक्कर मार के, सिर फोड़ के जो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, अगर उनको फॉलो कर लेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे, अदरवाइज रास्ते थोड़े से मुश्किल रहेंगे। अपने तरीके से पवन जी ने भी बताया, किरणपाल सर ने भी बताया, अपने तरीके से चलता ही नहीं है। लेकिन बात क्या है कि इस मुकाम पे आते आते आदमी के पास एक चीज खत्म हो जाती है और वो होती है बहानाबाजी। अगर जब तक हमारे पास बहाने हैं तो हमें एक चीज मिलेगी, चाहे बहाना रख ले चाहे कामयाबी रख ले। तो बहाने यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, समस्याएं तो जिंदगी में रहेंगी, क्योंकि समस्याएं जिंदगी के साथ जो है वो क्या है, चलायमान है। जब समस्याएं आपके साथ चलती हैं तो उन समस्याओं से आप डर के पीछे हटते हैं या समस्याओं को हटा देते हैं, ये आपके जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मीटिंग लेने के लिए, बोलने के लिए मैं बता दूं, मेरा काम प्रोफेशन फौज में काफी बोलने का रहा है। 40-50 मिनट तक आप कहें तो हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी के साथ मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मेरी पत्नी है मिस्टर निशा यादव, मिसिज निशा यादव, और इनका मैं जितना भी कहूँ उतना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि परमात्मा ने मेरी जिंदगी में सबसे पहले ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने लाइफ में कभी एक पैसे की भी टेंशन नहीं दी। दूसरा, ऐसे भाई बहन दिए जिन्होंने लाइफ में कभी एक पैसे की टेंशन नहीं दी। तीसरी चीज, पत्नी, उसने भी लाइफ में एक पैसे की टेंशन नहीं दी। लोगों की बातों पे बिगड़ती है, क्यों बिगड़ती है हमारी समझ में आज तक नहीं आता, और बिगड़ने के बाद संवरती नहीं है लोगों की, लेकिन वो हमारे साथ लाइफ में नहीं हुआ। उसके बाद परमात्मा ने 3 बच्चे दिए, 2 बेटे हैं, मेरे पास एक बेटा है, वो भी मतलब एकदम सुपर डुपर। बड़ी बेटी यहाँ इस मीटिंग में बैठा है, कोई भी आदमी मेरा नंबर ले लेना, अगर किसी को कभी मेडिकल साइड की प्रॉब्लम हो। एम्स बठिंडा के अंदर 3rd ईयर की स्टूडेंट है और 1st ईयर 2nd ईयर दोनों की गोल्ड मेडलिस्ट है। आपको फ्री में ओपीडी दिखाई जा सकती है। बता देना, गुलाटी सर से नंबर लिया था, किरणपाल जी से लिया था, पवन जी से लिया था, और जाते ही विदिन 1 मिनट आपको दिखाया जाएगा। पर्ची पहले बन जाएगी और आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपने इलाज कहां तक करवाना नहीं करवाना अलग बात है। अगर कोई जाना चाहता है तो कभी बता देना जरूर। तो मेरा नंबर नहीं भी होगा तो प्रमोद सर का होगा, गुलाटी सर का होगा, मास्टर जी का होगा, इनसे मिल जाएगा घूम के। पहला तो मेरे ख्याल से छोटी अचीवमेंट नहीं है। दूसरा, मेरी बेटी है साक्षी यादव, जिसने +2 करते करते फर्स्ट टाइम परीक्षा दी और पहली परीक्षा में सीए का फाउंडेशन क्लियर करके इसने भी क्या किया है, सीए करना शुरू किया। उसके बाद में इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट में सीए को 2 भागों में बांटा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट एक साल में करते हैं और 4 एक में करते हैं, और इसने 8 के 8 सब्जेक्ट एक बार में किए। 8 के 8 सब्जेक्ट एक बार में किए। अभी तीसरा बेटा है, 2005 का जन्म है, 17 साल का अभी हुआ है वो, और वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। जी मैथ्स, जी एडवांस जिसको बोलते हैं, उसकी तैयारी कर रहा है कोटा के अंदर एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मतलब लोगों को होता का ही हो, पर हम कन्फर्म है कि वो फर्स्ट टाइम में आईआईटी का जी एडवांस, जी मैथ्स नहीं जी एडवांस क्वालिफाई करेगा। क्योंकि जिसको बच्चे को इतनी लगन हो जाती है, कल घर पे रिटायरमेंट का प्रोग्राम था और उसने कहा पापा जी मेरे कुछ जरूरी अभी जो सब्जेक्ट है वो चलने वाले हैं, लेसन चलने वाले हैं, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो कितना कमिटेड होगा वो अपने काम के प्रति, क्योंकि उसको लग रहा है कि बड़ी दीदी ने एक बार में नीट क्वालिफाई कर दिया, दूसरी ने फाउंडेशन कर दिया, तो तीसरा नंबर मेरा है। तो बोले बेटा तो पापा आपका ही होना, नाक तो कटनी नहीं चाहिए, उसको बचाना है। तो ये जितने ये चीजें हुई हैं, इसमें 100% तो नहीं कहूंगा,
पर मेरे ख्याल से 20 से 30% हाथ आरसीएम का भी है, क्योंकि मैं जब भी छुट्टी पे होते हैं बच्चे मेरे साथ होते हैं, हर मीटिंग में मैं साथ लेके आता हूँ, और यहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है उस मोटिवेशन की वजह से कि यार जिंदगी में नो फ्री टू लंच, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा, करके मिलेगा, तो फिर करना शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं क्या कि फ्री में मिल जाए, और फ्री में कहीं पे कुछ नहीं मिलता। तो ये मेरे जीवन की छोटी सी यात्रा है। आरसीएम बिजनेस में आए, बहुत उतार चढ़ाव देखे। जब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, कंपनी आरसीएम चल रही है, बंद हो गई थी, अभी भी मिला मेरे को एक बंदा, ज्वाइन करवा दिया उसको। मोबाइल कब बंद हुई थी ये तू जानता है, मैं बताऊंगी, तू बताएगा। परमात्मा की दया से इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर आ कि मैंने कभी पुलिस स्टेशन और कोर्ट नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरसीएम बिजनेस की वजह से हम धरने में भी गए जयपुर। किसमें गए? धरने में। और जब आरसीएम बिजनेस की जांच हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ कहानी विचित्र थी, मैं नया नया पोस्टिंग होके अंबाला से कहा गया था जोधपुर में, और जोधपुर में जब मैं गया तो वहां जाते ही 1 महीना 20 दिन में मैंने कुछ लोगों के आगे चर्चा कर दी, और जब चर्चा कर दी तो लोगों ने कहा साहब आप इसको लेके कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, ये कंपनियां चलती कहीं नहीं है। मैंने सोचा कि यार नहीं चलने का इसमें कारण क्या है, ये तो बंद हो ही नहीं सकती, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। अभी क्या हुआ, 3-4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में एक दिन सुबह 6 बजे संडे को मेरे गेट के ऊपर जैन साहब, मैं सोचा क्या हो गया भाई,